कुछ दिनों में गाँव वाले तो काफ़ी राहत में आ चुके थे और दहशत के माहौल से काफ़ी हद तक रिकवर भी हो चुके थे। अब क्या हुआ कि अचानक से रघु बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट करने लगा। एक रात रघु नॉर्मली अपने कमरे में सो ही रहे थे और ऑलमोस्ट पूरे गाँव में बिल्कुल शांति हो चुकी थी। सब सो रहे थे और अब धीरे-धीरे करके रात के कुछ डेढ़ बजे गाँव में अचानक से सबने अपने घरों के बाहर से यानी गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ सुनी। जैसे कोई बहुत दर्द में चीख रहा हो। पहले तो ज़्यादातर लोगों ने इसे इग्नोर किया और सोचा शायद गाँव का कोई नशेड़ी होगा और पड़ा होगा बाहर चीख रहा होगा, गिर गया होगा तभी चोट लग गई होगी। पर थोड़ी देर बाद वो दर्द में चीखने की, कराहने की आवाज़ें एक डेमोनिक सी आवाज़ में बदल गई और अब वो आवाज़ बिल्कुल भी नॉर्मल किसी इंसान के जैसी नहीं लग रही थी। एंड जस्ट आफ्टर अ सेकंड अब उस डेमोनिक आवाज़ के साथ ऐसी कुछ आवाज़ें आने लगी जैसे कोई किसी पेड़ पर बार-बार भारी हथौड़ा मार रहा हो। ऐसे धड़-धड़ करके आवाज़ें आने लगी। अब लोग जल्दी-जल्दी से भागकर घरों से बाहर निकलने लगे, तभी उन्होंने देखा कि सरपंच रघु गाँव में एक पेड़ है, उस पेड़ के पास बैठकर लगातार बहुत ज़ोर-ज़ोर से अपना सर उस पेड़ पर मारे जा रहे हैं। लगातार खून भी बहने लगा है। उनके मुँह से अजीब-सा ऐसा ब्लैक लिक्विड निकल रहा है, जिसमें बड़े वियर्ड से कीड़े भी हैं। इतने सब के बाद भी जैसे उन्हें बिल्कुल दर्द ही नहीं हो रहा है। वो उल्टा ज़ोर-ज़ोर से हँसे जा रहे थे। रघु की वाइफ़ जया उनके पास बैठकर उन्हें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रही थी। वो भी बहुत टेंशन में रोए जा रही हैं। उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचने की कोशिश कर रही हैं, पर वो नहीं रुक रहे। अब इसके बाद सभी गाँव वाले ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगे। कोई हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और सब लोग एक साथ मिलकर रघु को पकड़ने की कोशिश करने लगे। जिसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए रघु को शांत तो कराया गया, पर अचानक से अब रघु सभी को एक झटके से दूर करता है और सीधे जया को घूरने लगता है। जिसके बाद वो एक काफ़ी बड़ी-सी स्माइल के साथ धीरे-धीरे करके ज़मीन पर रेंगते हुए, घिसते हुए सीधे अपने घर के अंदर चला जाता है। जया और कुछ लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रघु दिख नहीं रहा है, पर जब थोड़ा उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो दिखता है कि रघु बेड के नीचे किसी बच्चे की तरह बिल्कुल ऐसे डरा हुआ सा सहमा हुआ बैठा हुआ है, लेकिन उसके हाथ में एक चाकू है। जया रघु को बहुत धीरे से बुलाती है, बाहर आने को कहती है, पर रघु सडनली बहुत गुस्से में देखता है और अग्रेसिवली सभी को चाकू से मारने की कोशिश करने लगता है। सब लोग इमीडिएटली बाहर भागते हैं और रघु को अंदर ही लॉक कर देते हैं और बाहर खिड़की के पास खड़े होकर उन पर नज़र भी रखते हैं कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर लें। और रघु अंदर कमरे में बस खिड़की की तरफ देखते हुए कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है और बार-बार अपने एक्सप्रेशंस जल्दी-जल्दी बदले जा रहा है। फिलहाल गाँव में सभी लोग ऐसी बातों पर इमीडिएटली समझ ही जाते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऊपरी चक्कर की वजह से ही ऐसा सब हो रहा होगा। पर फिलहाल किसी के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं था इसके लिए। अब अगले कुछ ही घंटों में एक तरफ सब लोग अपने-अपने हिसाब से कुछ छोटे-मोटे टोटके सजेस्ट कर रहे थे, जिनसे ऑब्वियसली कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ रघु की हालत बिल्कुल ख़राब होती जा रही थी और अब रघु का पूरा शरीर बिल्कुल काला-सा पड़ गया था। आँखों का जो प्यूपिल होता है, वो पूरा सिकुड़ कर छोटी-सी डॉट जैसा हो चुका है। आँखों के नीचे गहरे काले दाग आ चुके हैं और जस्ट कुछ ही घंटों में वो बिल्कुल सूख सा चुका है, जैसे उसके शरीर से हर एक सेकंड उसकी जान खिंच रही हो। सारा खून जैसे सूख गया हो और अब उसके बॉडी से एक अजीब सा ब्लैक स्मोक सा निकलने लगा है, जैसे अंदर से वो जल रहा हो। अब वो बस ज़मीन पर किसी बेजान मूर्ति की तरह पूरा हाथ-पैर मोड़-कर, मरोड़-कर पड़ा हुआ है। उसकी वाइफ़ भी बहुत परेशान है। रात से सुबह हो चुकी थी और सुबह से अब रघु को ठीक करने की कोशिश में अब वापस से शाम हो चुकी थी। कई सारे गाँव वाले अभी भी भूखे-प्यासे इन लोगों की हेल्प करने के लिए इनके साथ थे। तो रघु की वाइफ़ जया तुरंत उठकर किचन से सबके लिए थोड़ा पानी वगैरह लाती हैं, चाय बनाने का इंतज़ाम करती हैं। थोड़ी देर के बाद सबके लिए चाय आई। जया ने कहा कि उसका बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है अभी कुछ भी खाने-पीने का, तो उसने चाय भी नहीं पी। बाकी सबने चाय पी और सब लोग चिंता में थे कि क्या किया जाए? तो सब बातें कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ आधा घंटा ही बीता होगा कि सडनली सबसे पहले तो कमरे के अंदर से रघु की एकदम नॉर्मल आवाज़ आई, जिसमें वो दर्द के मारे करहा रहा है। बहुत हल्की सी आवाज़ में मदद माँग रहा है, जया को बुला रहा है। वीकनेस की वजह से उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही थी। पर उस टाइम वो काफ़ी हद तक पहले की तरह अपनी कॉन्शियसनेस में आ गया था।
पर शरीर उसका अभी भी बेजान ही था। बट जस्ट आफ्टर अ सेकेंड वो वीकनेस की वजह से बेहोश हो गया। लेकिन इससे पहले कि सब लोग उसको देखते, अंदर जाते, हर एक गाँव वाले की तबीयत बिगड़ने लगी। एक-एक करके सबको चक्कर आने लगे। सबसे पहले जया को चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। उसको सब लोग सँभालने की कोशिश करने लगे, तब तक एक-एक करके और भी लोग, और कुछ देर बाद हर एक इंसान बेहोश हो गया। शायद कुछ 1 से 2 घंटे बीत जाने के बाद धीरे-धीरे करके गाँव वालों को वापस होश आना शुरू हुआ। सब लोग होश में आते ही अपने-अपने घरवालों, फैमिली मेंबर्स और सभी गाँव वालों को जगाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही सब लोग होश में आए, एवरीवन वाज़ फीलिंग अ मैसिव हेडेक। सभी का सर दर्द से बिल्कुल फटा जा रहा था। अब ये लोग थोड़ा बहुत होश में आए, तब जाके इनका ध्यान गया सरपंच रघु, उसके घर और उसकी वाइफ की तरफ। एंड एक्चुअली एट दिस मोमेंट सबको समझ आया कि सरपंच के घर पर ना तो सरपंच है और ना ही उसकी वाइफ है। अब सब लोग थोड़ा पैनिक करने लगे, ये सब हुआ क्या है? सब लोग ऐसे बेहोश कैसे हो गए और अब ये जया और रघु आखिर हैं कहाँ? सभी लोग गांव में उनके घर पर और हर जगह इन लोगों को ढूंढने लगे, पर ये दोनों कहीं नहीं मिल रहे थे। अब मुझे लगता है कि वो समय आ चुका है कि अब मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताऊं जिसके बाद शायद तुम बिल्कुल हिल जाओ। अभी तक तुम्हें जितनी भी रियलिटी और बैक स्टोरी पता चली है, इट्स जस्ट अ पार्ट। इस केस का जस्ट एक आधा हिस्सा था ये सब। लेकिन अब जो तुम जानोगे, दैट्स द होल ब्रूटल रियलिटी बिहाइंड दिस एवरीथिंग। सबके बेहोश हो जाने के बाद और सभी के दोबारा होश में आने से पहले सबसे पहले रघु की आंखें खुली थीं, और उसने उस मोमेंट पर अपने आप को अपने घर के उस कमरे की जगह किसी अंधेरे से हॉल टाइप जगह में जमीन पर बेजान पड़ा हुआ पाया। और एक्चुअली वो अंधेरा वाला हॉल और कुछ नहीं, बल्कि वही कुआं था। रघु बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था, जान ही नहीं बची थी उसके अंदर। लेकिन उस कुएं में, उस अंधेरे के बीच, जैसे ही उसने अपनी गर्दन इधर उधर घुमाने की कोशिश करी तो उसको अपने राइट साइड पर कोई दिखा। पर अंधेरे की वजह से उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, पर वो कोई औरत थी। जैसे ही रघु ने उसकी तरफ देखा, वो औरत एक बहुत ही क्रीपी वे में जोर जोर से हंसने लगी। और रघु को वो आवाज अच्छे से याद थी, और वो थोड़ा बहुत समझ चुका था कि ये औरत कौन है। नहीं, अगर तुम सोच रहे हो कि ये निकिता होगी या कोई और, देन या यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जस्ट आफ्टर अ सेकेंड, हंसते हंसते उस औरत ने उस कुएं के अंदर अपने जस्ट सामने एक लालटेन जलाई, जिसके बाद रघु जिसकी आवाज समझ रहा था, उसे वही औरत दिखाई दी। उसका वो भयानक चेहरा दिखाई दिया। ये औरत और कोई नहीं, जया थी। यस, रघु की वाइफ। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि तुम जितना इस केस को, इस स्टोरी को स्ट्रेट फॉरवर्ड समझोगे, एंड में तुम्हारा दिमाग हिल ही जाएगा। चलो अब तुम्हें जया के बारे में मैं सबसे पहले बताता हूँ, और बताता हूँ कि ये सब एक्चुअली में हो क्या रहा है। जया, जो कि इस गांव से कुछ किलोमीटर दूर किसी छोटे से गांव से बिलोंग करती है, और बचपन में जब वो शायद 9 या 10 साल की थी, तब उसके माँ बाप दोनों ही गुजर गए। जिसके बाद उसके पड़ोस में रहने वाले एक ओल्ड एज कपल ने उसे गोद ले लिया। जया को उसके जन्म से ही एक बीमारी थी, वो स्किन वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, जिससे लोगों के शरीर पर, फेस पर, हाथों पर, स्किन पे वाइट ब्राइट पैचेस से बन जाते हैं। तो जया को वही बीमारी थी, जिससे उसको काफी चिढ़ भी थी। अब यहाँ पर एक बहुत ही क्रीपी बात ये थी कि वो कपल जिसने उसको गोद लिया था, वो अंदर ही अंदर कुछ बहुत ही डार्क प्रैक्टिसेस करता था। जया का शायद 15वां जन्मदिन था, और उस रात वो कपल सडनली जया को उनके घर के बैकयार्ड टाइप जगह पर लेके जाता है, जहां पर एक हिडन बेसमेंट था जिसके बारे में आज तक जया को पता ही नहीं चला था। उस रात कुछ 11 बज रहे थे, तब अचानक से उस कपल ने निकिता से कहा कि बेटा, आज से तुम 15 साल की हो चुकी हो, और अब हम तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही बड़ी और जरूरी जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। एक बहुत ही सीरियस और टेंस आवाज में उन्होंने जब ये बात कही, तो जया बहुत ही ज्यादा डर सा गई। उनका ये बिहेवियर देखकर वो थोड़ा क्यूरियस भी थे कि आखिर बात क्या है। वेल, उसको वो लोग उस बेसमेंट में लेकर गए, और उस अंधेरे बेसमेंट में उस जमीन पर एकदम सेंटर में बैठने को कहा, और जया के सामने
ज़मीन पर एक रिचुअल की प्रिपरेशन ऑलरेडी करी हुई थी। एक ऐसा ब्रूटल रिचुअल जिसके बाद एक बहुत ही वियर्ड सी एंटिटी की सारी ज़िम्मेदारी उस कपल से हटकर जया पर आने वाली थी। जया के जस्ट सामने, उस रिचुअल के और जया के जस्ट अपोज़िट साइड में कोई बैठा हुआ था। जैसे ही उस कपल ने एक छोटा-सा दिया जलाया, कुछ मंत्रों को पढ़ते हुए, तब जया ने देखा कि उसके सामने एक अजीब-सा क्रीचर बैठा हुआ है, जिसका शरीर किसी बौने आदमी जैसा है, पर उसके पूरे शरीर पर घने और लंबे-लंबे बाल हैं और उसकी स्किन दिख भी नहीं रही है, बस बाल ही हैं जो दिख रहे हैं। इट्स होल बॉडी वाज़ कवर्ड इन अ डेंस शीट ऑफ हेयर्स। पर जया ने जैसे ही उसकी उन चमकती हुई आँखों में देखा, उसका डर खत्म हो गया। इनफैक्ट उसके दिमाग का, उसके शरीर का कंट्रोल अब उसके हाथ में ही नहीं रहा। वो हिप्नोटाइज़ सी हो चुकी थी और अब शुरू हुआ रिचुअल। एक्चुअली वो कपल किसी कुल देवता के पूर्वज के पीछे अंधभक्त थे और वो अजीब-सा क्रिएचर ही था जिसके लिए वो रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस करते थे एंड वही इनका कुल देवता था। अब इन दोनों को उसकी ज़िम्मेदारी इनके एंसेस्टर्स से मिली थी। लाइक पीढ़ी दर पीढ़ी एक रिचुअल के थ्रू किसी फैमिली मेंबर या किसी भी इंसान की सोल को उस क्रीचर की सोल के साथ बाइंड किया जाता है और जिसके ऊपर भी उस क्रीचर की मतलब उस कुल देवता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसे रेगुलर सैक्रिफाइसेस, जानवरों का और इंसानों का मांस लाकर उन कुल देवता को भेंट के रूप में चढ़ाना पड़ता है। एंड द मोस्ट हॉन्टिंग पार्ट इज, वो जो क्रिएचर है जिसको ये लोग रक्तवंश के नाम से बुलाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पिछले ना जाने मे बी 100-150 सालों से जिंदा है और बेसिकली इस फैमिली की हर पीढ़ी रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस के थ्रू उस क्रीचर को जिंदा रखे हुई है। ऐसा माना जाता है कि अगर बाय चांस रिचुअल नहीं हुआ या किसी इंसान ने अपने मरने से पहले इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं दी, तो कुछ बहुत ही बुरा हो सकता है, जो कि शायद ना सिर्फ इस फैमिली को बल्कि आसपास के ना जाने कितने इंसानों को, लोगों को, घरों को अफेक्ट कर सकता है। जिस किसी के ऊपर इन कुल देवता की ज़िम्मेदारी होती है, उसकी ज़िंदगी एकदम बदल जाती है। उसे हर तरीके का सुख, चैन, समृद्धि एंड लाइक एवरीथिंग उसको मिल जाता है। अगर वो इंसान इनकी बहुत अच्छे से और मन से सेवा और पूजा करे और मेनली रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस करे तो। अब उस कपल ने जया के साथ वो रिचुअल परफॉर्म करना शुरू किया, जिससे अब जया की सोल को उस रक्तवंश के साथ बाइंड किया जाएगा। पूरा बेसमेंट एकदम अंधेरे में था। जया ऑलरेडी एक हिप्नोटिज्म के स्टेट में जा चुकी थी। वो रक्तवंश, जिसकी एक बड़ी अजीब-सी शक्ल और उसके पैर किसी जानवर जैसे, लाइक किसी घोड़े के जैसे, वो धीरे-धीरे जया के सामने खड़ा हुआ। उसके वो दाँत, जो कि बिल्कुल लाल-लाल खून से सने हुए थे। उस कपल ने रक्तवंश के सामने एक जिंदा मुर्गी रखी, जिसको रक्तवंश ने अपने जानवरों जैसे बड़े-बड़े नाखूनों वाली उंगलियों से एक झटके में पकड़ लिया और अपने नाखून सीधे उस मुर्गी की गर्दन में गाड़ दिए। मुर्गी के चीखने की आवाज उस अंधेरे में गूंज रही थी। उसके गले से खून धीरे-धीरे जमीन पर टपक रहा था और अब उस क्रिएचर ने बिना दुख या दर्द के मुर्गी का गला फाड़ दिया, जिससे बहता हुआ खून सीधे जया के सर के ऊपर डाला गया। जया कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। बस वो चुपचाप बैठी हुई थी और अब उसको थोड़ी-थोड़ी वॉमिट भी आने लगी थी। अब उस क्रिएचर ने तुरंत एक छोटा-सा बकरी का बच्चा उठाया और फिर उसके गले पे अपनी एक उँगली घुसाई। उसके बाद एक तेज और घिनौने से खून की नदी बहने लगी। रक्तवंश के हाथ से निकलता हुआ खून जया के ऊपर गिरता रहा। जया के हाथों पर खून के दाग धीरे-धीरे एक अजीब-सा पैटर्न बनाने लगे, जैसे किसी पुरानी संस्कृति का निशान। पीछे वो कपल दूर खड़े बस बार-बार उस रक्तवंश का नाम लेकर एक अजीब-सी लैंग्वेज में मंत्र को ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे। फिर उस कुल देवता ने अपनी उँगलियों से जया के चेहरे को छूना शुरू किया। उसका खून से सना हुआ गंदा हाथ जया के गालों से टकराया। जया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर उसकी सांसें तेज हो गईं। क्रीचर ने अपने मुंह से कुछ अजीब-सी आवाज़ निकाली, जैसे वो कोई पुराना मंत्र बोल रहा हो। उसी वक्त क्रीचर ने अपने हाथ से जया के सर पर एक गंदा ब्लड का तिलक बनाया, जो धीरे-धीरे चमकने लगा। जया के शरीर में एक अजीब-सी जलन सी महसूस होने लगी, जैसे कोई ज़ख्म अंदर से जल रहा हो। रक्तवंश ने फिर अपने दांतों से उस बकरी के मांस का एक छोटा-सा टुकड़ा काटा और उसको जया के हाथ पर रगड़ना शुरू कर दिया और उस मांस के पीस में कोई अजीब-सी शक्ति थी, जो जया के अंदर जा रही थी।
जया का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। रक्तवंश ने अपने नाखून वाली उंगली से जया के हाथ के निशान पर स्क्रैच किया। उस निशान से खून बहने लगा। जया ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए जिसमें खून की उंगलियां चमक रही थी। कुल देवता ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो अपनी जिम्मेदारी को समझाने लगा हो। अब तुम मेरी रखवाली करोगी, उसने किसी भयानक से जानवर की आवाज में कहा। जया के अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ गई। वो रक्तवंश उसके आगे पीछे घूमने लगा, चक्कर काटने लगा और उसे अच्छे से देखने लगा। और अब उसने धीरे धीरे अपने भयानक हाथों से एक और जानवर, एक मुर्दा बकरी उठाई। बकरी को जमीन पर फेंकते ही उसने अपने दांतों से उसका गला तोड़ दिया। उसके ब्लड की नदी जया के पैरों तक पहुंची और जया ने उस लहू को अपने पैरों पर लपेट लिया, जैसे उसने अपना वचन दे दिया हो। क्रीचर ने आखिर में अपने दोनों हाथों को जमीन पर जोर से पटका। ब्लड के साथ मिलकर जो गंदा सा निशान बना, उससे पूरा रिचुअल कंप्लीट हो गया। इस सब के बाद से वो कपल मुक्त हो गया और अब जया को ही सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स और सब कुछ करना था। रिचुअल कंप्लीट होते ही जया पूरी तरह से बेहोश हो गई और जब उसको दोबारा होश आया तब तक पूरे 24 घंटे भी बीत चुके थे। और इस टाइम पर उसके कंधों पर और गर्दन पर बहुत ज्यादा पेन और भारी वजन महसूस होने लगा था, जिससे वो रोने तक लगी थी। पर उस कपल ने कहा कि अब इस दर्द और भारीपन की तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी। इस सब के बाद अब उस कपल ने अगले 1 साल में जया को सारी बातें समझाई और सिखाई, सारे रिचुअल्स के बारे में बताया कि अब जया को क्या क्या करना होगा और कैसे करना होगा। और जैसे ही 1 साल बाद जया सब कुछ सीख चुकी थी और अब तक वो कई लोगों और कई जानवरों तक की बलि चढ़ा चुकी थी, लेकिन 1 साल पूरा होते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो सा आ गया और वो पहले से थोड़ी ज्यादा सुंदर भी दिखने लगी। फिर जब वो कपल कुछ सालों बाद एक्सपायर हुआ तो जया ने अपने आप को, उस कुल देवता को, रघु के गांव में उस कुएं के पास वाले घर पर शिफ्ट कर लिया और बाहर के एरिया वाले जानवरों को पकड़ पकड़ कर उनकी बलि चढ़ाने लगी और सारी डेड बॉडीज को कुएं के अंदर ही जलाकर खत्म कर देती थी। उस कुएं के पास वाले घर के अंदर से सीक्रेट अंडरग्राउंड जाता हुआ रास्ता है, जिसे जया ने ही बनाया था कुएं के अंदर जाने और वहां से वापस आने के लिए और रक्तवंश को वहां पर छुपा कर रखने के लिए। जया को जो बीमारी थी उसके लिए और कुल देवता के लिए अपनी उम्र और ब्यूटी को बढ़ाने के लिए जया उसी कुएं के अंदर ब्रूटल रिचुअल्स परफॉर्म करती थी और बेरहमी से जानवरों और कभी कभी इंसानों तक का सेक्रीफाइस करती थी। और देखो, कुछ सालों तक सब कुछ ऐसा ही चला एंड देन फाइनली जया की रघु के साथ शादी हुई। उसके बाद भी वो उस कुएं में रिचुअल्स और पूजा सब कुछ करती रहती थी, सबसे छुपकर। अब यहाँ तक तो तुम समझ गए, बट अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। अब तुम ये सोच रहे होगे कि निकिता को क्यों मारा और रघु को भी क्यों इस तरह जया कुएं में लेकर आई है, और अभी भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। तो यहाँ पर तुम्हें इस स्टोरी का दूसरा फेस जानने को मिलेगा। देखो, जया की शादी तो हुई और कुछ टाइम तक एवरीथिंग वाज फाइन ऑल्सो, बट फिर जया को रघु और निकिता के बारे में कुछ पता चला। याद है तुम्हें, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रघु के घर में एक मेड थी, रानी, जो कि बड़े अजीब तरह से गायब हो गई थी। तो सुनो हुआ क्या था। तो एक्चुअली रघु को जया से ज्यादा प्यार था ही नहीं। तो एक्चुअली जब वो रानी वियर्ड तरह से मिसिंग हुई थी, उसके जस्ट एक दिन पहले रात तो क्या हुआ, रघु और रानी घर की बैक साइड में एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे और जया को हमेशा से ही थोड़ा बहुत शक था कि रघु की थोड़ी गंदी नजर है रानी पे। तो कई बार इस बात पर घर में कलेश भी होता था, लेकिन रानी बड़े इनोसेंटली जया को इस बात पर कन्विंस कर लेती थी कि वो, मतलब रानी, बिल्कुल दूध की धुली है, एकदम साफ कैरेक्टर की है और गलती रघु की ही है। और फिर रघु डांट कर, मार तोड़ कर या फिर कभी कभी ओवरली प्यार दिखाकर बात को दबा ही देता था और जया का मुंह बंद करवा देता था। शादी से पहले ही रघु का अफेयर चल रहा था रानी के साथ। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज कि जो निकिता थी वो भी जया की बेटी नहीं थी, बल्कि जया ने किसी दूसरी बच्ची को जन्म दिया था। एग्जैक्टली उसी टाइम पर रानी ने रघु के बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा कोई और नहीं, निकिता ही थी। रघु ने बहुत दिमाग लगा के जया ने जो बच्ची को जन्म दिया उसे इमीडिएटली किसी शमशान में जलाकर मार डाला और रानी की बेटी निकिता को जया के पास उसका बच्चा बनाकर रख दिया, जिससे वो निकिता को अच्छे से पाल सके, क्योंकि उससे जया और उसके बच्चे से कोई लगाव ही नहीं था। और बड़े ही क्लेवरली ड्यूरिंग दिस ऑलमोस्ट 17 years रघु मैनेज टू कन्विंस जया दैट निकिता इज हर ओन चाइल्ड। और अब यहाँ पर एक उसकी गलती थी। देखो, अगर उसको जया से प्यार नहीं था तो वो पहले ही रानी से शादी कर लेता, बट आई डोंट नो कि क्या रीजन था या फिर क्या ऐसी बात थी जिस वजह से उसने जया से शादी कर ली बट रानी से शादी नहीं करी।
इवन उसका अफेयर रानी के साथ शादी से पहले भी चल रहा था। अब जया को इस सब के बारे में पता कब और कैसे चला कि रघु इतने सालों से चीट कर रहा है, तो उसको शक तो था ही पहले से। और एक दिन जब रानी एकदम गायब हो गई, तो उससे जस्ट एक दिन पहले रात को रानी और रघु आपस में कुछ बहस कर रहे थे घर की बैक साइड में। जया चुपके से रघु का पीछा करते हुए चुपचाप से बात सुनने लगती है, और तभी उसे पता चलता है कि इन दोनों का एक्चुअली में बहुत सालों से अफेयर भी चल रहा है। निकिता भी उसकी ही बेटी है, एंड दैट्स व्हाई ऑल्सो निकिता नेचुरली रानी से बहुत कनेक्टेड भी थी। इस सब के साथ उस टाइम जया को उनकी बहस के दौरान ये पता चला कि अब रघु रानी और निकिता से पीछा छुड़वाना चाहता है और उन्हें यहाँ से चुपचाप कहीं दूर भाग जाने को कह रहा है। पर रानी बिल्कुल नहीं मान रही है, और इसी बहस के दौरान रघु गुस्से में आकर सीधे रानी का गला दबा देता है और उसको मार डालता है, जिसके बाद वो उसकी डेड बॉडी इमीडिएटली उसी कुएं में फेंक देता है। और जया ने ये सब कुछ अपने सामने देख भी लिया था। अब अगले दिन से रघु बड़ा ही नॉर्मली बिहेव कर रहा था। जया पूछ रही थी कि रानी कहाँ है, क्या हुआ, उसने देखा रानी, तो बहुत सफाई से झूठ बोल देता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। गांव वालों के लिए रानी सिर्फ मिसिंग थी, पर जया उससे भी कई ज्यादा बड़ी बात जानती थी। अब एक तरफ जया के अंदर बहुत गुस्सा और रिवेंज आ चुका था, और दूसरी तरफ अब उसे अपने कुल देवता और अपनी सुंदरता, उम्र और उस स्किन वाली बीमारी के लिए साथ के साथ कुछ और भी भयानक शक्तियों को अचीव करने के लिए एक बहुत ही बड़ा तंत्र करना था, जिसमें एग्जैक्टली 7 सालों का समय और 2 यूनिक एंड स्पेसिफिक क्राइटेरियाज को फुलफिल करने वाले विक्टिम्स की जरूरत थी। एंड गेस व्हाट, निकिता एक बहुत ही स्पेशल लड़की थी, बिकॉज उसका जन्म एक स्पेशल टाइम पर हुआ था, जो कि था रात के 3:53। और ये स्पेशल इसलिए था बिकॉज जया को अपने मेन रिचुअल के लिए एक विक्टिम भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए था। पर जया ने निकिता के साथ इससे पहले ये रिचुअल इसलिए नहीं किया बिकॉज उसको लगता था कि वो उसकी अपनी बेटी है, और इस रिचुअल की एक कंडीशन ये भी थी कि विक्टिम अपना बच्चा तो नहीं हो सकता है। बट नाउ जया को रियलिटी पता चल चुकी थी, तो उसने एक तगड़ा प्लान बना लिया। जैसे ही रघु ने रानी की डेड बॉडी को कुएं में फेंका, जया ने इमीडिएटली चुपके से कुएं में जाकर रानी की लाश को संभाल कर रख लिया था। एंड देन जब वो 1-2 दिन बाद निकिता अपने दोस्तों के साथ वहां खेलने गई थी, तो उसे अचानक से जो क्रिएचर दिखा था धुएं के साथ, वो क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि रक्तवंश ही था। और जया ने उसी टाइम निकिता के साथ एक ऐसा रिचुअल किया था जिससे वो धीरे धीरे पजेस हो सके और अपने आप उस कुएं में जाकर मर जाए। रिचुअल के बाद उसकी मेमोरी को भी इरेज कर दिया गया था, जिससे कुछ याद भी नहीं आ रहा था कि जया ने ऐसा कुछ किया है। जया को जो 2 विक्टिम्स की नीड थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, और अब बस उसे अगले 7 सालों तक की ऐसी तपस्या करनी थी जिससे वो उन दोनों की आत्मा को जिंदा कर सके और उन्हें अपने वश में काबू कर सके। इन 7 सालों में वो रोज उस कुएं में चुपचाप जाकर रक्तवंश के साथ तपस्या करती थी, रिचुअल करती थी, मंत्र पढ़ती थी, और इन 7 सालों तक जया और रघु दोनों के बीच हमेशा रोज ही लड़ाई झगड़ा कलेश होता रहता था, बिकॉज जया जानते थे कि रघु एक चीटर है और उसने बहुत बड़ा धोखा भी दिया है। जैसे ही ये 7 साल पूरे हुए, जया की तपस्या पूरी हुई। फाइनली जया ने तंत्र विद्या के थ्रू निकिता और रानी की आत्मा को जगाकर अपने कंट्रोल में कर लिया, एंड देन शी प्रोसीडेड फॉर द फाइनल रिचुअल। ये जितने भी छोटे मोटे बच्चे मारे गए थे, इट वॉज ऑल द पार्ट ऑफ द रिचुअल। और ये पंडित जी, भूरा और चमन, ये सब तो बस इसलिए मारे गए बिकॉज दे वर इंटरप्टिंग हर इन रिचुअल, दे वर हर्डल्स फॉर हर। 7 साल पहले जब निकिता मरी थी कुएं में कूदकर बिकॉज ऑफ जयास वशीकरण, उसके बाद कुएं पर रिचुअल करके उसको बंद किया गया था। सो एक्चुअली जया तो वैसे भी उस पास वाले घर के सीक्रेट रास्ते से इन 7 सालों में उस कुएं में आती जाती थी, पर जैसे ही 7 साल कंप्लीट हुए, उसने जानबूझकर वो काला धागा कुएं से हटाकर रिचुअल को खंडित कर दिया, एंड देन वो सक्सेसफुली निकिता की आत्मा को अपने वश में करके बाहर लेकर आई। और अब सब कुछ हो चुका था, ऑलमोस्ट उसका रिचुअल कंप्लीट भी हो चुका था, और अब बस उसे रघु से अपना रिवेंज लेना था उस झूठ का। इसी के लिए जया ने जैसे ही छोटे छोटे बच्चों को सेक्रीफाइस करके अपना रिचुअल पूरा कर लिया, और जितने भी लोग उसके रास्ते में आए जैसे चमन, भूरा, पंडित जी, सब उसने मार दिए। उसके बाद जो कुछ दिनों की शांति थी गांव में, उस शांति के दौरान जया ने रघु को दिखावा करते हुए बड़े ही प्यार से स्पेशल गाजर का हलवा बनाकर खिलाया था। रघु वाज सरप्राइज्ड, इनके बीच वैसे तो मोस्टली बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता था, और हर एक गांव वाले को भी पता है इनके बीच कितनी लड़ाई होती रहती है, और ये लोग एक दूसरे से खुश नहीं रहते हैं। पर फिर भी रघु ने उस गाजर के हलवे को खाया
और बस इतने में जया का काम हो गया और इसी की वजह से रघु वियर्ड और क्रीपी तरह से पोजेस्ड हो गया। और अभी गाँव वालों को जो चाय पिलाई थी जया ने, उसमें भी बेहोशी की, नींद की दवाई मिलाई थी, जिस वजह से सब के सब बेहोश हो गए। और जो पहले जया बेहोश हुई थी वो कुछ नहीं, वो बस नाटक था और ना ही उसने वो चाय पी थी। बस उसने वो बेहोशी का नाटक किया और जैसे ही सभी लोग बेहोश हुए, वो रघु को लेकर इस कुएँ में आ गई। वेल बड़ी ही स्ट्रेंज बात ये थी कि जया ने जो रिचुअल किया, ये सैक्रिफाइसेस किए, तो उसका मानना था कि ऐसा करने से वो अपनी सुंदरता, अपनी उम्र और उस स्किन पे व्हाइट पैचेस वाली बीमारी को ठीक भी कर सकती है और साथ के साथ अपने कुल देवता को भी सैटिस्फाई कर सकती है। एंड वेरी स्ट्रेंजली इट ऑल वाज एक्चुअली हैपेंड। मतलब वो रिचुअल कंप्लीट होते ही धीरे-धीरे करके उसकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक होती चली गई। वो भी बहुत जल्द ही, जस्ट 1 से डेढ़ दिन में ही। और 7 साल पहले जब जया को इस रियलिटी के बारे में पता चला था, वो उसी समय इतने गुस्से में थी कि वो रघु को उस टाइम इमीडिएटली मार ही डालती। बट स्टिल उसने 7 सालों का वेट किया, रिचुअल परफॉर्म किया, अपने आप में यूनिक और स्ट्रेंज पावर्स गेन करने के लिए। और फिर अब जाके फाइनली वो रघु का गेम ओवर करने जा रही है। वेल रघु का सैक्रिफाइस ना सिर्फ रिवेंज था, बल्कि साथ के साथ जया के रिचुअल को पूरी तरह फुलफिल और कंप्लीट करने के लिए एक ऑफरिंग भी था। जया के चेहरे पे एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो किसी पागल औरत को मिलता है जब उसकी हर पल की पागल तपस्या सच होने वाली हो। रात के एग्जैक्ट 12 बजने वाले थे। उस कुएं के अंदर चारों तरफ ब्लड से बनाए गए यंत्र चमक रहे थे। 3 ह्यूमन स्कल्स 3 दिशाओं में रखे गए थे और चौथी दिशा में था रघु। रघु जिसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी। उसको किसी लोहे की चीज से बांधा गया था। उसके हाथों और पैरों में काले धागे और खून से भीगे कपड़े लपेटे हुए थे। रघु कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, उसका शरीर थरथरा रहा था, पर वो जिंदा था, बिल्कुल होश में या शायद अधमरी हालत में। जया ने तुरंत क्रीपी मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। ओम क्लीम रक्तवंश स्वाहा, निकितान रानियान प्रत्याक्षा हो, रक्त की बलि तुम्हारा रास्ता हो। जया ने अपना रिचुअल स्टार्ट किया। उसने एक पुरानी लोहे की छुरी उठाई, छुरी जिसमें अब तक के सभी बच्चों का खून लगा हुआ था और अब रघु का नंबर था। जया बहुत हल्की सी आवाज में कहती है, 7 साल मैंने एक एक रात सिर्फ इस पल के लिए काटी थी। तू एक धोखेबाज है रघु और तेरी ही बलि से मेरी तपस्या पूरी होगी। अब उसने रघु के चेस्ट पर पहला कट लगाया, एक ट्रायंगुलर सिंबल जो तंत्र में आत्मा ट्रैप के लिए इस्तेमाल होता है। खून बहना शुरू हो गया पर रघु चीख नहीं रहा था, उसकी जबान जैसे बंद हो चुकी थी। जैसे ही पहला कट लगा, कुएं के अंदर एक अजीब से क्रीचर की बहुत डीप और क्रीपी सी वॉइस आने लगी और तभी जया ने मंत्र पढ़ना और तेज कर दिया। जया ने रघु के सर के पास एक काला लोटा रखा जिसमें गांव के उन 7 बच्चों का मिलाया हुआ खून था और अब रघु का ब्लड भी उसमें डाल दिया। अब बस रघु का गला काटना बाकी था। उसने छुरी उठाई और एक ही स्ट्रोक में रघु का गला काट दिया। खून एक छोटी सी नदी बनाता हुआ कुएं के अंदर हर जगह फैल गया और तभी रघु का शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा और उसकी आंखें सीधे जया की आंखों में देखते हुए फ्रीज हो गई। जया के चेहरे पे रौनक थी, उसके गाल ग्लो करने लगे थे और उसके स्किन के व्हाइट पैचेस अब पूरी तरह से गायब होने लगे थे और फाइनली जैसा जया ने सोचा था एग्जैक्टली पैसा ही हो रहा था। ये बलि सिर्फ रिवेंज नहीं थी, ये एक डील थी, काला तंत्र और एक अंधभक्त के बीच। जया ने रघु की बलि देकर अपने कुल देवता को सेटिस्फाई किया और उनको ना जाने अगले कितने सालों के लिए फिर से जिंदगी दे दी थी। और अब वो सिर्फ एक औरत नहीं रही थी, उसका मानना था कि अब उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स भी आ चुकी थी। जब जया ने रघु का गला काटा, कुछ सेकंड्स के लिए एक सन्नाटा छा गया और तभी कुएं के अंदर से एक मॉन्स्टर जैसी ग्राउल करने की आवाज आई, जैसे सालों से सोई कोई भूखी आत्मा जाग गई हो। जया ने आंखें बंद करके अपने खून से सने दोनों हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाने लगी, रक्तवंश, तू जो कुल देवता है, जिसके लिए तेरा खून मेरा भोग है, जिसको पाने के लिए मैंने इतनी बलि चढ़ाई, आकर ये आखिरी भेंट कबूल कर। एंड नाउ कुएं के अंदर एक कॉर्नर से, बिल्कुल डार्क अंधेरे से कुछ आया, जो कि और कोई नहीं, वही रक्तवंश कुल देवता था, जिसके पूरे शरीर पर बस बाल ही बाल और उसके उन बालों से ढके हुए चेहरे पर बस हल्की सी एक चमक और स्माइल। पूरा शरीर बिल्कुल सड़ी हुई लाश के जैसा। उसने पहले जया को टच किया, उसके आसपास घूमा और फिर जया की आंखों का रंग बदल गया, प्योर ब्लड रेड। फिर एक आवाज गूंजी, बिना किसी मुंह के, बिना किसी शेप, तेरी बलि स्वीकार कर ली है मैंने।
तेरा शरीर अब मेरा है। उस कुएं के अंदर बिल्कुल लाल लाल स्मोक आ गया और उसके साथ निकिता और रानी दोनों की आत्माओं के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। रघु की डेड बॉडी धीरे धीरे जलने लगी और कुछ ही देर में पूरी तरह राख बन गई। अब जया बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रही। उसकी स्किन पर खून से बने सिंबल्स उभर आए और उसकी वॉइस में एक डुअल टोन एको आने लगा, जैसे जया बोलती हो और साथ में कोई और भी बोल रहा हो। ये रिचुअल का एक अंत नहीं था, यह तो बस एक दरवाजा खोला था। बलि पूरी हो चुकी थी और अभी तो ये सब बस शुरुआत थी। रिचुअल कंप्लीट होते ही जया कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत थी। रक्तवंश के साथ उसी कुएं में एक जगह पर बैठी रही। दोनों अपनी आंखें बंद करके अजीब अजीब से मंत्रों को पढ़ते रहे और कुछ देर बाद लगभग सुबह के 7 बज रहे थे और बाहर गांव में सभी लोग जया और रघु को हर जगह ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके थे। और अब जया चुपचाप से उस कुएं से बाहर आई और गांव के थोड़ा पास जाकर एक जगह पर बेहोश होने का नाटक करने लगी। कुछ ही देर में लोग वहां आए, उनकी नजर पड़ी, उन्होंने देखा कि जया वहां बेहोश है, तो उसको इमीडिएटली घर पर लेकर आए और उन्होंने देखा कि उसके शरीर पर अजीब अजीब से सिंबल्स आ चुके हैं। वेल, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और अभी भी बहुत कुछ बाकी है।